नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सबसे दिलचस्प और बुनियादी सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से इस बात की नींव रखी है कि आखिर अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे और क्यों करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए और एक बहुत ही उलझाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक देश दुनिया की हर एक चीज बनाने में दूसरों से तेज, सस्ता और कहीं अधिक बेहतर है, तो भाई उसे किसी और देश के साथ व्यापार करने की क्या ही जरूरत है। सामान्य समझ तो शायद यही कहेगी कि बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना? लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया अक्सर हमारे इस सीधे साधे तर्क को चुनौती देती है और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरी गुत्थी को आसानी से समझने के लिए हम आज की बात को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम व्यापार सिद्धांत के परिचय से शुरू करेंगे, फिर पूर्ण और तुलनात्मक लाभ के फर्क को समझेंगे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, व्यापार के फायदों को जानेंगे और आखिर में इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख कमियों पर भी नजर डालेंगे। बस इतना ही। तो आइए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं और व्यापार सिद्धांत के परिचय से शुरुआत करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये पूरा विचार आखिर कब और कहां से आया। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे साल 1817 में। यही वो वक्त था जब मशहूर अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी ये क्लासिकल थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। ये सिद्धांत मूल रूप से ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने वाले देश बाकी देशों के मुकाबले अपने उत्पाद बनाने में अधिक कुशल कैसे हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिकार्डो का ये विचार इतना शक्तिशाली था कि आज भी, जी हाँ आज भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को समझने के लिए इसे एक सबसे बुनियादी ढांचे के रूप में पढ़ाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, पूर्ण बनाम तुलनात्मक लाभ। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। अर्थशास्त्र की इस पहेली को सुलझाने के लिए दो तरह के लाभ के बीच का अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण लाभ यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज की। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में कम मेहनत, कम समय या कम संसाधनों का उपयोग करके कोई भी चीज बना सकता है तो उसे पूर्ण लाभ प्राप्त है। मान लीजिए कि दो देश हैं और एक के पास बहुत ही एडवांस तकनीक या बेहद कुशल मजदूर हैं, जिससे वे उसी समय में अधिक सामान बना लेते हैं। बस यही पूर्ण लाभ कहलाता है, यानी हर पैमाने पर सीधे तौर पर दूसरों से बेहतर होना। लेकिन असली गेम चेंजर है हमारा दूसरा शब्द, तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज। यह केवल यह देखने के बारे में नहीं है कि कौन सबसे अच्छा है, बल्कि यह सापेक्ष दक्षता यानी रिलेटिव एफिशिएंसी के बारे में है। देखिए, दुनिया में हर देश के पास समय और संसाधन तो सीमित ही हैं, सही कहा ना? इसलिए उन्हें ये चुनना पड़ता है कि वे अपना समय और पैसा कहाँ निवेश करें ताकि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। रिकार्डो का सिद्धांत कहता है कि यही तुलनात्मक लाभ तय करता है कि दो देशों के बीच व्यापार का पैटर्न असल में कैसा होगा। तो इस पूरी बात का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि पूर्ण लाभ का मतलब है सब कुछ सबसे बेहतरीन तरीके से करना, लेकिन तुलनात्मक लाभ का मतलब है स्मार्ट चुनाव करना। ये देखना कि किस चीज को बनाने में देश को सबसे कम नुकसान या अवसर लागत, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उठानी पड़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी एक अवधारणा पर आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी। इसे एक व्यावहारिक स्थिति में रखकर देखते हैं ताकि चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं। मान लेते हैं कि दुनिया में केवल दो ही देश हैं, भारत और जापान। और कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया में केवल दो ही चीजें बन रही हैं, क्रिकेट बैट और फुटबॉल। अब आंकड़ों पर गौर करें। भारत के पास काम करने के लिए कुल 100 श्रम इकाइयां हैं और जापान के पास 120 हैं। भारत में एक क्रिकेट बैट बनाने में 10 और एक फुटबॉल बनाने में 20 इकाइयां खर्च होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान में एक बैट के लिए 15 और एक फुटबॉल के लिए 60 इकाइयां लग जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों देश आपस में बिल्कुल भी व्यापार ना करें और अपने सारे संसाधन केवल एक ही उत्पाद पर लगा दें, तो क्या होगा? भारत अपने पूरे 100 श्रम से या तो 10 बैट बना सकता है या फिर 5 फुटबॉल, और जापान
वो अपने 120 श्रम से या तो 8 बैट बना पाएगा या केवल 2 फुटबॉल। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। ध्यान दीजिए, भारत कम श्रम लगाकर ज्यादा बैट भी बना सकता है और ज्यादा फुटबॉल भी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब भारत को दोनों ही उत्पादों में पूर्ण लाभ हासिल है। तो अब वही शुरुआत वाला रहस्य फिर से हमारे सामने आ खड़ा होता है। अगर भारत दोनों चीजें खुद ही बेहतर और सस्ती बना सकता है, तो वो जापान से व्यापार करने की जहमत ही क्यों उठाए? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे चौथे हिस्से की, विशेषज्ञता और व्यापार के लाभ, जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के गणित को समझना होगा, जो यहाँ सच में जादू की तरह काम करता है। देखिए, भारत में एक फुटबॉल बनाने का मतलब है कि आपको 2 क्रिकेट बैट का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जापान में वहाँ एक फुटबॉल बनाने का मतलब है सीधे सीधे 4 क्रिकेट बैट कुर्बान कर देना। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत को फुटबॉल बनाने में तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि उसकी अवसर लागत कम है, 2 बैट बनाम 4 बैट। वहीं जापान को बैट बनाने में ज्यादा फायदा है। तो अब सबसे लॉजिकल कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम, भारत को अपना पूरा ध्यान और श्रम सिर्फ फुटबॉल बनाने में लगा देना चाहिए। दूसरा कदम, जापान को अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ क्रिकेट बैट बनाने में लगानी चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम कदम, दोनों देशों को आपस में अपनी जरूरतों का व्यापार करना चाहिए। जब वे ऐसा करते हैं तो वे अकेले अकेले काम करने की तुलना में कहीं अधिक वस्तुओं का उपभोग कर पाते हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि व्यापार असल में कैसे काम करता है। जब देश बिना व्यापार के अपनी मनमर्जी से अलग अलग काम करते हैं तो कुल ग्लोबल उत्पादन कम रहता है। लेकिन जैसे ही वे अपनी ताकत यानी तुलनात्मक लाभ पर फोकस करके व्यापार करते हैं तो जादू होता है। कुल उत्पादन भी बढ़ता है और दोनों देशों की संपत्ति भी बढ़ जाती है। यही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की असली जीत है। लेकिन रुकिए, दुनिया इतनी भी परफेक्ट नहीं है। चलिए अब इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाओं और कमियों पर नजर डालते हैं। आखिरकार ये अर्थशास्त्र है और 1817 का कोई भी मॉडल हमारी आज की वास्तविक दुनिया की जटिलताओं में 100% फिट तो नहीं बैठ सकता। आलोचकों का साफ कहना है कि रिकार्डो का ये सिद्धांत कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर टिका है। सबसे पहले ये मान लेता है कि उत्पादन की लागत हमेशा एक जैसी रहेगी, जबकि असल दुनिया में ये घटती बढ़ती रहती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है परिवहन लागत। ये सिद्धांत मान लेता है कि सामान बिना किसी खर्च के दूसरे देश पहुंच जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्ट का खर्च व्यापार के सारे मुनाफे को खत्म कर सकता है। और तीसरा, ये मानकर चलता है कि देश में 100% रोजगार है, जो कि व्यावहारिक रूप से कभी नहीं होता। आलोचनाओं की बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मॉडल ये भी कल्पना करता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड चल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल दुनिया में बड़े बड़े एकाधिकार हैं, न्यूनतम मजदूरी के कानून हैं और ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं। इसके अलावा सरकारें भारी भरकम कस्टम ड्यूटी, टैरिफ और कोटा लगाती हैं, जो व्यापार को बिल्कुल भी मुक्त नहीं रहने देते। इस सिद्धांत में एक और बहुत बड़ी खामी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि कौन सा देश कितना उत्पादन कर सकता है, यानी ये सिर्फ सप्लाई की तरफ देखता है। लेकिन मांग यानी डिमांड का क्या? भाई, अगर कोई देश बहुत कुशलता से लाखों फुटबॉल बना ले, लेकिन दूसरे देश के लोगों को फुटबॉल चाहिए ही नहीं, तो वो सारी दक्षता और मेहनत तो पूरी तरह बेकार हो गई ना। अब इतनी सारी आलोचनाओं और कमियों के बावजूद अर्थशास्त्रियों का आज भी यही मानना है कि रिकार्डो का ये सिद्धांत बिल्कुल बेकार नहीं है। सच कहूं तो ये इस बात का एक बेजोड़ और क्लासिक प्रमाण है कि कैसे दुनिया के अलग अलग देश अपनी विशेष ताकतों पर फोकस करके और व्यापार करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हर चीज में पूर्ण लाभ नहीं भी है, तब भी आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। तो आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ रहा हूँ। 1817 में जब जहाज़ों और घोड़ों से व्यापार होता था, तब की गई ये गणनाएं आज की इस तेज तर्रार डिजिटल अर्थव्यवस्था में कैसे फिट बैठती हैं? आज जब सॉफ्टवेयर, डेटा और सर्विसेज पलक झपकते ही सरहदें पार कर लेते हैं, तब हमारा तुलनात्मक लाभ आखिर क्या है? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए।